हैं। देखो एलसीआर सर्किट की पावर निकालने का एक ही सिंपल सा तरीका है, और वो सिंपल सा तरीका है, पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलसीआर सर्किट, तो एलसीआर सर्किट कभी कैपेसिटिव भी बिहेव करता है, कभी वो इंडक्टिव भी बिहेव करता है, और कभी वो रेजिस्टिव भी बिहेव करता है। रेजोनेंस के टाइम पे एलसीआर सर्किट का बिहेवियर एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह रहता है। उसके अंदर इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम रहती है और करंट मैक्सिमम रहता है, और उसको अपन रेजोनेंस कंडीशन बोलते थे। रेजोनेंस कंडीशन पे हमारा एलसीआर सर्किट हमेशा वर्क करता है। हम हमेशा एलसीआर सर्किट को डिजाइन ही किसके लिए करते हैं? रेजोनेंस के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि वो रेजोनेंस पे ही काम करे, वो इसके अलावा किसी और चीज पे काम ना करे। तो इसके आगे एक छोटा सा फंक्शन और आता है, जिस नोन एज कॉस फाई। ठीक है, पावर का फॉर्मूला फॉर एन एलसीआर सर्किट इज वी आई कॉस फाई। फर्स्ट ऑफ ऑल फाई जो है, ये फाई क्या है? तो हम जानते हैं फाई इज द फेज डिफरेंस। फाई क्या है मेरे पास? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस हमें ये बताता है कि करंट और पोटेंशियल में से कौन आगे और कौन पीछे है, या तो दोनों बराबर चल रहे हैं कि नहीं। सही है, ये फेज डिफरेंस होता है। याद करो जब इंपीडेंस का फॉर्मूला डेराइव किया था, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बना था कुछ इस तरीके से, याद आ रहा है? इसके अंदर बेस था मेरे पास आर के बराबर, और हाइट थी मेरे पास एक्सी माइनस एक्सएल के बराबर। बेस मेरे पास किसके बराबर था? आर के बराबर, और हाइट मेरे पास किसके बराबर थी? एक्सी माइनस एक्सएल, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता था? जेड। एंड इस एंगल को अपन क्या बोलते थे? फाई। यहां से अगर मैं कॉस फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, so cos phi comes out to be based upon hypotenuse which is r by z। ये मेरे पास cos phi का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। cos phi का फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल के आया? रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस, एंड दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। जब भी हमसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर, आपका आंसर क्या होगा? सर पावर फैक्टर इज द कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का कॉस फंक्शन जो होता है 23, 23, 23, 23, 23। फेज डिफरेंस की बात अपन करें, फाई की बात अपन करें, तो कॉस फंक्शन ऑफ दिस फेज डिफरेंस गिव्स अस द पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में आइडिया देता है। इसका एक और फॉर्मूला जो अपन ने डायग्रामेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश की, वो क्या आया कि भाई जो कॉस फंक्शन है दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कॉस फंक्शन जो निकल के आता है किसके बराबर आता है? आर बाई जेड। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। कॉस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1। और कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? +1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कैन बी -1, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी +1। कॉस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रेंज करती है। लेकिन मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूँ। फेज डिफरेंस तीन तरीके से ही हो सकते हैं। या तो फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा अगर सर्किट इंडक्टिव है तो। फेज डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा अगर सर्किट कैपेसिटिव है तो। और फेज डिफरेंस या तो जीरो हो। अब मेरी तीनों ही केस में बात समझ लेना, मैथ्स की बात है ये। मैं यहाँ पर एसएटीसी ग्राफ बनाता हूँ, ये सबको पता है एसएटीसी ग्राफ। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव थीटा लेता हूँ, अगर मैं कहाँ ले रहा हूँ? पॉजिटिव थीटा लेता हूँ, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। कॉस हो, चाहे साइन हो, चाहे टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कुछ भी हो, सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सही है। लेकिन मैं अगर नेगेटिव थीटा ले लूं, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कॉस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमारा फेज डिफरेंस तो या तो नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। कॉस जीरो अगर हो गया तो पावर फैक्टर भी जीरो, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस जीरो रख दिया, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव एंगल्स लेता हूँ तो भी वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर रेंजेस फ्रॉम 0 टू, हमेशा याद रखना, पावर फैक्टर की वैल्यू कहां से कहां रेंज करती है? 0 से लेके 1 तक। जीरो कब होगी? जब फेज डिफरेंस कितना होता है? फेज डिफरेंस कितना होगा? जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो जाए। आप यहाँ पुट करो पाई बाई 2।
तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0 आ जाती है। मतलब पावर फैक्टर मुझे क्या बता रहा है कि सर्किट के अंदर पावर यूटिलाइजेशन कितना है, सर्किट के अंदर पावर यूटिलाइजेशन कितना है, इसके बारे में जो आइडिया देती है क्वांटिटी, वो कौन देती है, पावर फैक्टर देती है। पावर फैक्टर कैन रेंज फ्रॉम 0 एंड गो टू 1। ठीक है, 0 से शुरू हो सकता है और कहां तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज याद। ठीक है, 3 तरीके से हमारा सर्किट बिहेव कर सकता है, कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव। कैपेसिटिव बिहेव करेगा तो फेज डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, अल्टीमेटली पावर फैक्टर पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, फेज डिफरेंस नेगेटिव हो गया, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, जहां पर कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो अल्टीमेटली पावर फैक्टर पॉजिटिव ही आना है। फेज डिफरेंस अगर 0 हो गया तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो भी क्या है, पॉजिटिव ही है। तो 3 तरीके से वेरी कर सकते हैं, तीनों में अपन ने देखा वैल्यू रेंजेस इन द पॉजिटिव रीजन ओनली। लिख लो इसे फटाफट। ऑनलाइन बताओ सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब पावर फैक्टर प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए कितना रहता है, 0। क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस π/2 हो जाएगा। और रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वैल्यू बीच में होगी, उसके अलावा कुछ भी होगा तो वैल्यू बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है। यहाँ पर हमारा पावर ऑफ एलसीआर सर्किट कंप्लीट होता है। सीधा देख लिया, मैं देखा मुस्कुराते हुए 10 तो फेंकूंगा माथे पे। तो पवन आगे क्या नाम है तेरा, पवन सिंह। मैं पूरा मिटा दिया मैंने, पूरा मिटा दिया मैंने। अब बोल क्या करेगा, फटाफट लिख। चलो देखो, यहाँ तक वन को समझ में आया पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है। अगर मान लो, अरे इधर देख लो, है इधर देख लो। अगर मान लो कोई हमसे पूछ ले कि मैंने एलसीआर सर्किट में से कोई एक एलिमेंट हटा दिया, मान लो मैंने एलसीआर सर्किट में से इंडक्टर को हटा दिया, इंडक्टर को इंडक्टर को हटा दिया, तो मेरे सर्किट में सिर्फ क्या रह गया, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। सही है। इस सर्किट को मैं क्या बोलूंगा, आरसी सर्किट। अब ये आरसी सर्किट कैसे बिहेव करेगा तो उसकी भी बात कर लेते हैं। आप देखिए, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स, दोनों के थ्रू क्या रहेगा, करंट सेम। करंट की वैल्यू तो दोनों के थ्रू क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। ऐसा क्यों रहेगी राहुल, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल अलग अलग रहता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फ्रीजर बनाऊंगा इसका। ध्यान से समझ लेना जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फ्रीजर बनाता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने रेफरेंस किसको ले लिया, मैंने करंट को रेफरेंस ले लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर भी जो करंट जा रहा है और जो कैपेसिटर के अंदर भी जो करंट जा रहा है वो सेम है। तो दोनों के लिए जब करंट सेम है तो रेफरेंस किसको ले लेंगे, करंट को ले लेंगे। अब पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यार रेजिस्टेंस का पोटेंशियल करंट के सेम फेज में रहता है, पता है ये बात। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर आगे होता है पीछे होता है, पीछे होता है, π/2 से पीछे होता है। तो यहाँ पर मिलेगा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इंपिडेंस की वैल्यू आएगी। याद करो अपन जैसे फेजर डायग्राम को सॉल्व करते थे एलसीआर सर्किट में, उसको सॉल्व करने के बाद जेड की वैल्यू निकलती थी √r² + xc - xl का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तो एक्सल है ही नहीं, मैं डायरेक्टली इन दोनों को राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व करूंगा, जेड की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी √r² + xc का स्क्वायर। डायरेक्टली मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाती है, r² + xc का स्क्वायर। ऐसा क्यों आया, किसी को कोई डाउट है क्या इस चीज में कि ऐसा क्यों आ गया, अगर है तो देख लो। क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ IR और यहाँ लिख देता हूँ IXC।
नेक्स्ट लाइन में मैं इस आई और वीसी को हटा ही देता हूँ क्योंकि ये कॉमन है, दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं, तो इनको मैंने हटा ही दिया, सिर्फ यहाँ आर और एक्सी रह गया। अब एक वेक्टर दिख रहा है मुझे एक्सी और एक वेक्टर दिख रहा है मुझे आर, तो मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। ये देखो, ये आर वेक्टर था, ये एक्सी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं पे आएगा, फाई एंगल पे आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ जेड की, तो वो निकल के आ जाती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। समझ में आई बात? ये फंडा था। इसी तरीके से एलसीआर सर्किट को हम सॉल्व किया करते थे, आप लोग सभी को याद होगा, सही है कि नहीं है? बस वहां पर एक इंडक्टर और मौजूद हुआ करता था, यहाँ पर इंडक्टर मौजूद नहीं। याद रखने का तरीका क्या है कि एग्जाम में मान लो भूल गए, फॉर्मूला नहीं आता, याद कैसे रखेंगे? हमें ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ना, एक्सी माइनस एक्सएल का, हमें ये फॉर्मूला तो याद रहेगा एलसीआर सर्किट वाला। अब मेरे को बताओ इसमें क्या मिसिंग है? एक्सएल मिसिंग है ना, तो वहां एक्सएल की वैल्यू क्या कर देंगे? 0। फॉर्मूला यही तैयार हो जाए। समझ में आ रही है बात? ये याद रखो और चेक कर लो कि आपके सर्किट में क्या लगा हुआ है, उस हिसाब से फॉर्मूला तैयार। क्या याद रखना है? इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब मान लो यहाँ पर सर्किट ये वाला ना होता, ऐसा होता, इसको क्या कहेंगे अपन? आर एल सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या मिसिंग है इसके अंदर? सी मिसिंग है, तो इसका इंपीडेंस क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यार आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव में था ना, अरे जब एक्सी को हटाया और स्क्वायर किया तो नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो जाता है, होता है कि नहीं होता? समझ में आ रही बात क्या किया अपन ने? तो एग्जाम के अंदर चेक कर लो, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आरसी सर्किट हो, चाहे एलसी सर्किट हो, चाहे एलआर सर्किट हो, आपको ये चेक करना है कि हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो किसका दे रखा है। अगर वो एलसीआर है तो डायरेक्ट इंपीडेंस इससे निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी चीज मिसिंग है आप उसको क्या कर दो? 0 कर दो, तब आप इंपीडेंस निकाल लोगे, बाकी कोई भी सर्किट आपको प्रोवाइडेड होगा। फटाफट बताइए सभी को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? सही है। आज भी बहुत सारे डोरेमोन्स हैं क्लास। चलो ये चीज समझ में आई क्या हुआ है यहाँ पर? आरसी सर्किट कैसे वर्क करता है, एलसी सर्किट कैसे वर्क करता है। अब मान लो आपसे फेज डिफरेंस के बारे में आइडिया पूछ लिया जाए कि आरसी सर्किट का फेज डिफरेंस कैसा होगा या कैसे निकालेंगे, आरसी सर्किट का फेज डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो आइए ध्यान से देखिए, मैं इसको हटाता हूँ सबसे पहले। आरसी सर्किट के फेज डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है। एलसीआर सर्किट का फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन। इस सर्किट के अंदर मिसिंग क्या है बता? एक्सएल मिसिंग है, तो वहां पर एक्सएल को क्या कर दूं? 0। मेरे पास फाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्सी बाय आर। क्या बन गया मेरे पास? tan इनवर्स एक्सी बाय आर। खत्म बात। अरे आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, लॉजिक ध्यान रखिए क्या हो रहा है। आरसी सर्किट है, ठीक है, इस आरसी सर्किट के अंदर मुझे दिख रहा है इंडक्टर नहीं है, तो इंडक्टर नहीं है तो आपके पास जो भी एलसीआर सर्किट वाले फॉर्मूले थे उसमें इंडक्टेंस वाले, सॉरी, कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला जो भी कुछ भी था, कहीं भी किसी फॉर्मूले में फॉर्मूला यूज हो रहा हो, एक्सेल कहीं पे भी दिखे आप उसको हटा दो। हटाते ही आपके पास सारे फॉर्मूले जो तैयार होंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले किसके हो जाएंगे? एक आरसी सर्किट के। अब ऐसे ही अगर आरएल सर्किट है तो आरएल सर्किट के लिए क्या हो जाएगा?
आप XC को हटा दीजिए, XC को हटा देंगे तो जो भी फॉर्मूले तैयार होंगे वो RL सर्किट के हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास पैरेलल LCR सर्किट। नेक्स्ट आता है मेरे पास पैरेलल LCR सर्किट। अभी LCR सर्किट की स्टडी अपन ने की है सीरीज के अंदर, अब अपन स्टडी करेंगे इसको पैरेलल के लिए कि पैरेलल में तीनों को लगा दिया तो क्या होगा। लेकिन राहुल मुझे एक बात बता कि अगर मैं किसी भी चीज को पैरेलल में लगाता हूँ तो पैरेलल में सेम क्या रहता है, पोटेंशियल। तो जो अभी मैंने फेजर डायग्राम करंट को रेफरेंस मानते हुए लिया है, क्या वो फेजर डायग्राम अब दोबारा करंट से बनेगा कि पोटेंशियल से बनेगा, पोटेंशियल से बनेगा। ठीक है, करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। हरी बात समझ, तो कॉपी में हेडिंग डाल लो, नहीं पैरेलल एलसीआर सर्किट। पैरेलल एलसीआर सर्किट। होगी बात है। चलिए पैरेलल एलसीआर सर्किट की बात करते हैं। फेजर डायग्राम इस क्लास में बनाएंगे, अगली क्लास में इसका फेजर डायग्राम का सोल्यूशन वगैरह देंगे। देखिए ध्यान से, ये रहा इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर, तीनों को लगा दिया पैरेलल में और इससे जोड़ दिया। ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स का पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये है R, दिस इज C, दिस इज L। वी ऑल नो दैट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से इन सभी के थ्रू जो करंट रहता है वो अलग अलग रहता है। करंट सब में अलग हो जाएगा बट पोटेंशियल ड्रॉप सब पे सेम रहेगा। बट पोटेंशियल ड्रॉप सब पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच। सब पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम है, बट करंट सभी के थ्रू क्या है, अलग अलग है। अगर इसी का फेजर डायग्राम बनाने को अपन को दे दिया जाए तो आप रेफरेंस किसको मानेंगे इस बार, पोटेंशियल को। रेफरेंस किसको मानेंगे, और देखेंगे कि यार करंट ऑफ रजिस्टर की बात करो, लिखने से पहले देख लो करंट ऑफ रजिस्टर क्या सेम फेज में होगा कि नहीं होगा, IR। सिमिलरली करंट ऑफ कैपेसिटर बताओ, π/2 फेज से आगे होगा। ये लो π/2 फेज से करंट ऑफ कैपेसिटर आगे, और करंट ऑफ इंडक्टर π/2 फेज से करंट ऑफ इंडक्टर क्या है, पीछे। और ये हमारा फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम जब अपन ने सीरीज एलसीआर सर्किट का बनाया था तो रेफरेंस को करंट माना, ठीक है, लेकिन पैरेलल एलसीआर सर्किट को बनाएंगे तो रेफरेंस पोटेंशियल को मानेंगे क्योंकि पोटेंशियल सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इम्पीडेंस आ जाएगा। सही है कि नहीं, बना लेते हैं, इम्पीडेंस भी बना लेते हैं। तो I इज इक्वल टू V/R लिख सकते हैं अपन। इसको हटा दो यहाँ से, देखो क्या बनता है। इसको मैं लिखूंगा V/R, इसको V/XL और इसको लिखूंगा V/XC। सही है, V पूरी इक्वेशन से हटा दो। अब मैं 1/XL में से 1/XC को सब्ट्रैक्ट कर दूं नेक्स्ट लाइन में, तो जैसे ही मैं ये वाला पूरा वेक्टर हटाता हूँ यहाँ से, ये पूरा वेक्टर हटाया तो 1/XL माइनस 1/XC आ गया मेरे पास इधर। ये मेरे पास दो वेक्टर्स बन गए, ये बन गया मेरे पास 1/XL, यहाँ बन गया 1/XC, और इधर बन गया मेरे पास 1/R, एंड दिस इज द Z विच इज इम्पीडेंस और फेज डिफरेंस। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे Z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √1/R² प्लस 1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला तैयार हो जाता है पैरेलल एलसीआर सर्किट के इम्पीडेंस का।
समझ में आई बात? पैरेलल एलसीआर सर्किट की इंपीडेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसमें लॉजिक है? सबको क्लियर है कि नहीं है? ऑनलाइन बताओ सबको ये बात चमकी कि नहीं? ऑनलाइन बताइए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आज चैप्टर खत्म कर देंगे, आज अपना टर्म फर्स्ट सिलेबस खत्म कर देंगे। जैसे ही टर्म फर्स्ट सिलेबस खत्म होगा रिवीजन आ जाएंगे पूरे फर्स्ट चैप्टर से। नहीं आना, नहीं करना रिवीजन तेरे को है? चलिए, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ ये बात? लिख लो फटाफटी से। इस क्लास में इतना ही करते हैं। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।